हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जो कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स था उसका पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फर्स्ट 10 जो पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपने वो एक बार फर्स्ट 10 पार्ट्स ज़रूर देख लिए होंगे। तो 11 नंबर पार्ट से शुरू करते हैं जी। तो 11 है हमारे पास गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस। मतलब गुड्स के अंदर हमारी वो सभी आइटम्स इंक्लूड की जाएंगी जो आपने रीसेल पर्पस से परचेज कर रखी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी शॉप क्लॉथ की है तो उसके अंदर जो मैंने क्लॉथ परचेज कर रखा है रीसेल पर्पस से, तो वो क्लॉथ मेरे लिए गुड्स का काम करेगा जी। 12 है हमारे पास परचेज। The term purchase is used only for the purchase of goods in which the business deals. Simply कि बिजनेसमैन जिस चीज़ के अंदर डील कर रहा है, अगर हम उस आइटम्स को परचेज करते हैं तो उसके लिए वर्ड ही यूज़ किया जाएगा परचेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बिजनेसमैन जो डील कर रहा है वो क्लॉथ के लिए, ठीक है, जो क्लॉथ की आइटम्स में डील कर रहा है, अगर वो क्लॉथ की आइटम्स को परचेज करता है तो उसके लिए ही परचेज वर्ड का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न। कि अगर हमने कोई आइटम्स परचेज कर रखी थी और अगर हम वो आइटम्स, ठीक है जी, रिटर्न कर दें अपने सप्लायर को, तो देन वो हो जाएगा हमारा परचेज रिटर्न। जैसे आपने गुड्स परचेज करा हुआ है बट गुड्स आपका डिफेक्टिव आ गया है, तो वो गुड्स जब आप रिटर्न करोगे उसे हम परचेज रिटर्न कहेंगे। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स। सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर फॉर ए प्राइस। सेल्स मतलब सिंपली कि कोई भी गुड्स जो आपने कस्टमर को उसकी ओनरशिप जो ट्रांसफ़र की है एक प्राइस के बदले में, वो आपका सेल्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा बिजनेस क्लॉथ का है जी, तो मैंने कस्टमर से अमाउंट चार्ज करी और वो गुड्स जो कि क्लॉथ है मेरा, वो मैंने उस पर्सन को सेल कर दिया, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा सेल्स। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। सम कस्टमर माइट रिटर्न दी गुड्स सोल्ड टू देम। सिंपली कभी कभार क्या होता है कि जो गुड्स हमने सोल्ड करा है, ठीक है जी, तो कस्टमर हमें अगर वो गुड्स वापस कर दे, ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी, रिटर्न इनवर्ड भी कहेंगे। क्लियर है जी। जो रिटर्न आउटवर्ड होगा वो आपका परचेज रिटर्न माना जाता है जी। नेक्स्ट है मेरे पास स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मतलब सिंपली द टर्म्स स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of accounting period। देखो ये कह रहे हैं सिंपली स्टॉक का मतलब कह रहा है कि स्टॉक के अंदर हमने वो सारे की सारा गुड्स इंक्लूड करना है जो आपने परचेज कर रखा है रीसेल पर्पस के लिए और जो कि अभी भी आपका अनबिका है साल के एंड में। मतलब अकाउंटिंग पीरियड आपका एंड हो रहा है और उस अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक आपने गुड्स को अभी भी सोल्ड नहीं करा, तो स्टॉक इन ट्रेड की कैटेगरी में गिना जाएगा। तो स्टॉक भी 2 टाइप से है। फर्स्ट नंबर ओपनिंग स्टॉक। द टर्म्स ओपनिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। कह रहा है कि जो ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है वो गुड्स की वैल्यू जो साल की शुरू में आपने अभी तक अनबिका है, ठीक है जी। मतलब सिंपली 1 अप्रैल 2023 लगा लीजिए, जो गुड्स अभी आपने नहीं बेचा, क्लियर है जी, तो वो गुड्स मेरा ओपनिंग स्टॉक की कैटेगरी में गिना जाएगा। वेयर एज द टर्म्स क्लोजिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। कि साल के एंड में जो आपका अनबिका गुड्स होगा उसे हम कहते हैं जी क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स बोथ डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। कि जो ट्रेड रिसीवेबल है वो 2 आइटम्स का टोटल होगा जो कि डेटर
प्लस बी आर होता है, और बी आर को हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर है डेटर्स। देखो डेटर्स मीन्स द टर्म्स डेटर रिप्रेजेंट दोज टर्म्स दोज पर्सन्स और फर्म्स टू whom गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। कह रहे कि जो टर्म है डेटर वो रिप्रेजेंट करती है उन व्यक्ति और पर्सन को जिनको हमने गुड्स सोल्ड करा है क्रेडिट पे। मान लीजिए आपने एक पर्सन राम है, उस राम को आपने गुड्स सोल्ड कर दिया क्रेडिट पे, तो राम उस टाइम आपका डेटर बन जाएगा। एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, और उससे अभी तक आपको पेमेंट भी रिसीव नहीं हुई। देन नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। ए बिल्स रिसीवेबल इज ए डॉक्यूमेंट दैट योर कस्टमर फॉर्मली एग्रीज टू पे एट सम फ्यूचर डेट। सिंपली क्या कह रहा है कि बिल रिसीवेबल क्या होता है? बिल रिसीवेबल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपका कस्टमर एग्री हो रहा है कि मैं फ्यूचर के अंदर आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पे कर दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर राम है, राम को मैंने गुड सोल्ड कर दिया जी, अब राम मेरा डेटर बन गया है क्योंकि आपने क्रेडिट पे गुड सोल्ड करा है, राम डेटर है। बट अगर राम ये कह दे, मेरे को एक डॉक्यूमेंट्स दे देता है, वो डॉक्यूमेंट्स बिल रिसीवेबल होगा, उसके अंदर मेंशन होगा कि मैं इस पर्टिकुलर डे को आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करूँगा। देन नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स इंक्लूड बोथ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। कि ट्रेड पेबल्स के अंदर हम 2 आइटम्स को इंक्लूड करते हैं जो कि क्रेडिटर और हमारा बिल्स पेबल होगा। और क्रेडिटर हमारे क्या होते हैं जी? द टर्म्स क्रेडिटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म whom goods have been purchased on credit। कि आपने उस पर्सन से जो गुड्स परचेज करा है वो आपने ऑन क्रेडिट करा है, एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड टू देम, और आपने अभी तक उस पर्सन को पेमेंट भी नहीं करी। फॉर एग्ज़ाम्पल श्याम एक पर्सन है, श्याम से मैंने गुड्स परचेज कर रखा है क्रेडिट पे, क्लियर है जी, और अभी मैंने श्याम को अमाउंट पे नहीं करी, तो श्याम मेरे लिए क्रेडिटर बन जाएगा। नेक्स्ट है जी एनी टाइप ऑफ बिल्स दैट नॉट पेड इज कॉल्ड बिल्स पेबल। कि बिल्स पेबल का मतलब सिंपली है कि अगर कोई भी बिल अभी तक मैंने पे नहीं करा तो वो बिल्स पेबल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्काउंट। डिस्काउंट 2 टाइप से रहेगा, ट्रेड एंड कैश। ट्रेड डिस्काउंट व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय ए सेलर टू इट्स कस्टमर एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, इट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। सिंपली क्या कह रहा है कि जब सेलर, ठीक है, किसी भी गुड्स की एक MRP कह लीजिए या लिस्ट प्राइस पर आपको एक फिक्स परसेंटेज से छूट दे देगा तो वो हमारा डिस्काउंट बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपने एक शर्ट परचेज़ करी, शर्ट की वैल्यू 500 रुपीज़ है, ठीक है जी, और आपको 10% उस दुकानदार ने डिस्काउंट दे दिया जो कि 500 का 10% 50 रुपीज़ होगा, तो देन 50 रुपीज़ आपका क्या माना जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैश डिस्काउंट। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रम्प्ट पेमेंट, इट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो जब सेलर अगर सेल के टाइम जो डिस्काउंट दे रहा है वो आपका सिंपली ट्रेड डिस्काउंट। अब जैसे उस कस्टमर को गुड सोल्ड कर दिया हमने, ठीक है जी, तो उसको जो डिस्काउंट दिया जा रहा है ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है। बट अगर हम अपने कस्टमर से अमाउंट क्विकली निकलवाना चाह रहे हैं तो हम उसको कुछ डिस्काउंट और दे देंगे जो कि हमारा कैश डिस्काउंट बनेगा जी, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास रिबेट। रिबेट भी एक तरीके का क्या है? डिस्काउंट है, बट ये डिस्काउंट से कुछ अलग चीज़ है। कह रहे इट इज़ ए रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउड बाय द सेलर when the quality of goods being not as per specifications। सिंपली कह रहे हैं कि यह भी एक तरीके का डिस्काउंट है जो कि सेलर के द्वारा दिया जाता है अगर जो गुड्स की क्वालिटी है वो आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं है। मान लीजिए आपने जैसा ऑर्डर दिया बट गुड्स आपको वैसा सेम नहीं रिसीव हुआ, तो देन सेलर आपको कुछ अमाउंट रिटर्न करेगा जो कि आपके लिए रिबेट का काम करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास GST। GST क्या है जी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑल इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट
हैव बीन मर्ज्ड इनटू ए सिंगल टैक्स नोन एज जीएसटी। देखो जीएसटी से पहले क्या होता था, कई तरीके के आपके टैक्स हुआ करते थे, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वैट, जो कि अलग अलग चार्ज किए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा। बट बाद में जब जीएसटी आया तो ये जितने भी तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स थे हमारे, वो एक सिंगल टैक्स में मर्ज हो चुके हैं, जिन्हें हम सिंपली जीएसटी कहेंगे। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम ए डेटर। देखो फर्स्ट नंबर आपको डेटर का मीनिंग बताया था। डेटर कौन होते हैं? वो पर्सन जिनको आपने गुड्स सोल्ड करा था, ठीक है जी, क्रेडिट पे। जैसे मैंने राम को गुड्स सोल्ड करा क्रेडिट पे, तो राम मेरे लिए डेटर है। अगर राम मेरी अमाउंट पे नहीं करता तो राम क्या माना जाएगा? मेरे लिए एक तरीके से बैड डेब्ट्स की कैटेगरी में उसे गिना जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट है 23 इंसॉल्वेंट। ए पर्सन और एन एंटरप्राइजेज विच इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेप्ट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। डेप्ट का मतलब होता है सिंपली आपका लोन। मान लीजिए एक पर्सन ने मेरे से कुछ अमाउंट एज ए लोन के तौर पर ले रखी है। अगर वो पर्सन मेरी अमाउंट पे करने की पोजीशन में नहीं है तो देन उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट है अपने पास सोलवेंट जी। तो हमारा इंसॉल्वेंट अगर वो अमाउंट पे नहीं करता, देन सोलवेंट ए पर्सन और एन एंटरप्राइजेस विच इज़ इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेप्ट इज कॉल्ड सोलवेंट। पर्सन या कोई एंटरप्राइजेस जो अपना डेप्ट, ठीक है जी, पे करने की पोजीशन में है तो वो सोलवेंट की कैटेगरी में गिनी जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास टर्नओवर। टर्नओवर मीन्स टोटल सेल्स मेड इन ए पर्टिकुलर पीरियड, कि एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो आपकी टोटल सेल्स होगी वो टर्नओवर का काम करेगी। फॉर एग्जांपल 2024 एंड 25 की जो सेल्स है जी वो 50 लाख रुपीज़ है, तो देन ये जो 50 लाख है आपका टर्नओवर का काम करेगी। नेक्स्ट है लाइफ स्टॉक। डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज केटल और हॉर्सेस आर नोन एज लाइफ स्टॉक। जैसे सिंपली है कि बिजनेस के अंदर अगर कोई भी आप डोमेस्टिक एनिमल्स यूज़ करते हो, लाइक जैसे हॉर्स वगैरह होते हैं आपके, तो उनके लिए वर्ड जो यूज़ किया जाएगा वो लाइफ स्टॉक किया जाएगा। एंड नेक्स्ट है जो कि हमारी लास्ट है आइटम्स, इन्वेस्टमेंट। पुटिंग योर मनी इनटू एन असेट्स और आउटसाइड द बिजनेस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। सिंपली क्या है कि अगर कोई भी अमाउंट जो आप असेट्स में लगा रहे हो या आउटसाइड दी बिजनेस इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपका सिंपली क्या मानी जाएगी? इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। तो ये हमारे पास टोटल 27 आइटम्स हैं जो कि मेन हैं, जो कि इस वीडियोस के अंदर डिस्कस की गई हैं। अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट से रिलेटेड डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं जी कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आपको आने वाली सारी वीडियोस इसी चैनल पर मिलेंगी जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। थैंक यू।